So hello everyone, welcome back to the concept classes. Myself धर्मेंद्र शर्मा. आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये 12th क्लास का टॉपिक है, जो कि बायट-सैवर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है. और इस साल जो पेपर हुआ है 12th क्लास सीबीएसई 2020 का, उसमें ये टॉपिक आपका आया था. इस डेरिवेशन पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो आया था यहाँ से. तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक बार थोड़ा रिकॉल करेंगे कि बायट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन हमारे पास ये है. और बायट-सैवर्ट लॉ जो है वो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू रहने वाली है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसके बारे में हम बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर पाते हैं. सो टॉपिक थोड़ा लेंथी है तो मैं जल्दी शुरू करूंगा और थोड़ा स्पीड में रहूंगा, तो प्लीज़ कोशिश करें समझने की. और अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो सब्सक्रिप्शन है, उनको कंटिन्यूसली ऐसे ही बनाए रखें. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. तो हमारा टॉपिक जो आज है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट लूप. इसमें हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज यहां पर मैं मानता हूं दिस इज अ करंट लूप. ये हमारे पास करंट लूप है. जिस करंट लूप के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बतानी है कि क्या हमारे पास वैल्यू रहने वाली है. जो लूप है, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लेके चलता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है जेड एक्सिस. तो जो लूप है वो हमारा वाई जेड प्लेन में है, क्योंकि ये जो है ये वर्टिकल सर्कल है इस तरीके से, लाइक दिस. अब यहां पर इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं करंट की बात करता हूं तो लेट अस सपोज जो करंट इस लूप के अंदर फ्लो करेगा उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू आई. करंट जो आपका है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है यहां पर, और मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो गया, आई. अब दिस इज द रेडियस ऑफ द लूप, दैट इज सपोज टू बी आर. जो लूप है उसका जो रेडियस हमारे पास है वो है आर के इक्वल. और यहां पर एक पॉइंट हम अज्यूम करते हैं जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है कैलकुलेट करके बतानी है. इस तरीके से लूप रखा हुआ है. इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो लूप है वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में है. मान के चलिए ये लूप है तो इस तरीके से लूप है जो कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में है, और पॉइंट जो है वो हमारा किस में आ गया है, एक्स एक्सिस में. तो यहां पर हम देखेंगे जैसा कि हम बायट-सैवर्ट लॉ के लिए करते हैं, पहले यहां पर हम एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करेंगे. लेट अस सपोज दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट. ये एलिमेंट हमारे पास है और इस एलिमेंट की जो लेंथ है, इस एलिमेंट को मैं अज्यूम कर लेता हूं c, और एलिमेंट की लेंथ हमारे पास क्या है, dl, स्मॉल एलिमेंट रहेगा. ऐसे ही एक एलिमेंट हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज अनदर एलिमेंट whose name is d and length is again c. सॉरी, d इसकी dl जो है इसकी स्मॉल लेंथ है. ये एलिमेंट की लेंथ भी हमारे पास dl है और ये एलिमेंट की लेंथ भी हमारे पास कितनी है, dl. अब यहां से अगर आप देखें तो करंट जो है वो इस तरफ है, इस पॉइंट पर करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है. अब अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं, और राइट हैंड थंब रूल को मैं मॉडिफाई करके अपनी टर्म्स में आपको बताऊं, तो राइट हैंड थंब रूल तो कहता था कि भैया अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में आप किसको रखते हैं, थंब को, तो फिंगर आपको क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड. मगर यहाँ पर हम थोड़ा अपोजिट करने वाले हैं. यहाँ पर मैं फिंगर्स को रखता हूँ करंट की डायरेक्शन में, तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, हमारी जेड एक्सिस में. इसी तरीके से यहाँ पर करंट हमारा किस तरफ फ्लो कर रहा है, लाइक दिस. तो करंट हमारा ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ आएगी, जेड एक्सिस में. तो
इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने सपोज कर लिया दैट इज इक्वल टू dB, बिकॉज एलिमेंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल हो गया। सेम डी एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी जो वैल्यू है दैट इज अगेन इज इक्वल टू dB डैश। dB जो है वो सी एलिमेंट के लिए है और dB डैश जो है वो डी एलिमेंट के लिए है। यहां पर मैं सपोज करता हूं कि जो एंगल है वो फॉर्म होता है अल्फा, जो आपका मन करे वो आप एंगल मान सकते हैं, फाई मान ले, थीटा मान ले, और यहां पर भी एंगल हमारे पास कितना फॉर्म होगा, अल्फा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है dB और dB डैश, वो आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, वो प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी प्लेन में हो, XY प्लेन में हो, YZ प्लेन में हो, ZX प्लेन में हो, तो वहां पर हमें कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ते हैं। तो यहां मैं अगर इस dB डैश के कंपोनेंट ब्रेक करता हूं तो इसका एक कंपोनेंट हमारा चला जाएगा कहां पर, X एक्सिस में, एक कंपोनेंट चला जाएगा हमारा Y एक्सिस में। सिमिलरली जिस तरीके से आपने dB डैश के कंपोनेंट ब्रेक किए वैसे ही आप dB के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट आपका आ गया Y एक्सिस में और एक कंपोनेंट आपका चला गया है X एक्सिस में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास एंगल है दैट इज इक्वल टू अल्फा। यहां पर थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो एक कंडीशन आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो हमारे पास एंगल है इसको तो थोड़ा मैं प्रॉपर्ली अगर ड्रॉ करता हूं इन कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस, तो Z एक्सिस की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट जो इस तरीके से जाएंगे हमारे, दिस इज योर dB डैश एंड दिस इज योर dB। अब आपने कंपोनेंट रिजॉल्व किए, कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद हमें पता करना है कि कौन सा कंपोनेंट cos थीटा है, कौन सा कंपोनेंट sin थीटा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास एंगल है, ये पूरा एंगल, ये इस वाली लाइन के बीच में और इस वाली लाइन के बीच में कितना एंगल है हमारे पास, 90। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है यहां से लेके यहां तक का, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अब अगर ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस अल्फा है, आप इस एंगल को फिर से एक बार देखें, ये एंगल भी कितना बन रहा है हमारे पास, दिस इज अगेन 90। ये पूरा एंगल 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, अल्फा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल हमारे पास रहेगा दैट एंगल इज इक्वल टू अल्फा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये भी कितना बनेगा बेटा हमारे पास, दैट इज अगेन अल्फा। अब आप कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट बनेगा dB डैश cos अल्फा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा dB cos अल्फा। यहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, dB डैश sin अल्फा और एक हमारे पास बनेगा dB sin अल्फा। दिस इज द कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ द dB एंड dB डैश। अब इस कंपोनेंट रिजोल्यूशन के बेसिस पे हम यहां पर अपनी प्रॉब्लम को, अपनी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे कि डेरिवेशन हमारी सॉल्व होकर यहां पर क्या बनती है। नाउ ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमारे पास है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज टू बी P पॉइंट जो है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस करंट लूप के सेंटर से दैट इज सपोज टू बी A डिस्टेंस पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं बायट-सैवर्ट लॉ की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, तो बायट-सैवर्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है, dB in vector form is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r cap divided by r square। अब r हमारे पास क्या है, distance of the point from the current carrying conductor at which point you have to calculate the magnetic field. Now in this case the distance of the point P from the current carrying conductor is equal to A. So this form can reduce like this, A cap multiply by A square। सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द PGT पाइथागोरस थ्योरम, ये जो डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्म बताइए मैंने आपको बायट-सैवर्ट लॉ की, अभी इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स हमारे पास चेंज होंगे। तो ये हमारे पास बायट-सैवर्ट लॉ की फॉर्म है, इसी चीज का यूज करके हम आगे अपनी डेरिवेटिव को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू एलिमेंट सी। जो सी पॉइंट पर हमारा एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट हमने माना है स्मॉल एलिमेंट यहां से यहां तक का, जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है dl, स्मॉल लेंथ है, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर पूरा हमारा करंट लूप बना हुआ है। तो इस dl के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब r क्या होगा हमारे पास, यहां से c से लेके p तक का स्क्वायर होगा, cp स्क्वायर। As we know the value of cp is equal to r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो रिलेशन बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अंडर रूट से होल स्क्वायर जो है वो आपका कैंसिल आउट कर देगा वहां पर। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया एलिमेंट सी के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो आपका कहां पर है, एलिमेंट आपका एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस है आपका पूरा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कहां पर है, जेड एक्सिस में। तो एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में बताया ना, एलिमेंट ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, ये करंट है फिंगर जो है, ये थंब में क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आप उल्टा भी करना चाहें तो किस तरीके से है, ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर, यहां से कहां निकल के आएगी बाहर। जैसा आप देखना चाहिए करंट है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से इनवर्ट गई और यहां से इस पॉइंट पर कहां आएगी, बाहर की तरफ। तो एलिमेंट और जो पॉइंट P है उसके बीच का एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहां पर आएगा एज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 90 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एज sin 90 इज इक्वल टू 1, तो जो रिजल्ट बचेगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। This is the magnetic field due to element C, which is equal to dB, and the magnitude of dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square plus a square. Theta is equal to 90, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर C के लिए। सिमिलरली आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे फॉर एलिमेंट D, D एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना माना है, dB डैश, और उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो dB है वो आपकी dB डैश की होती है इक्वल, dB एंड dB डैश बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब जो हमें मेन यहाँ पर काम करना है वो हमारा काम रहता है कि जो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, ये कंपोनेंट्स जो हमने रिजॉल्व किए हैं, इन कंपोनेंट्स की वैल्यू को यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेट। तो जब हम कंपोनेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो कंपोनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट हमारे पास क्या है, dB डैश cos अल्फा, और दूसरा हमारे पास क्या है, dB डैश sin अल्फा। ये जो हमारे पास कंपोनेंट है dB डैश cos अल्फा, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं PR, इसको मान लेता हूं मैं F, इसको मान लेता हूं मैं R डैश। तो यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज आई। जो C एलिमेंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जो D एलिमेंट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, जिनका रिजोल्यूशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो वो क्या होगा, ऑन resolving the components, तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने पर हमें कंपोनेंट मिलता है dB cos अल्फा along PR डैश, और दूसरा कंपोनेंट है dB डैश cos अल्फा दैट इज along PR। अब आप देखेंगे यहां पर कि dB डैश cos अल्फा और dB cos अल्फा जो है वो डायरेक्शन जो है दोनों की अपोजिट है। अब जैसे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का है इक्वल, तो इक्वल एंड अपोजिट टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल आउट, बिकॉज हमने अभी प्रूव किया था कि dB डैश और dB जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, और उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, cos अल्फा के साथ अपोजिट, तो वहां पर हमारे पास दोनों टर्म जो जाएंगी वो क्या होंगी, कैंसिल आउट। तो dB cos अल्फा along PR डैश एंड dB डैश cos अल्फा along PR विल कैंसिल ईच अदर। ये जो है वो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल।
तो यहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हो गई कैंसिल आउट। अब दूसरा कंपोनेंट जो है वो देखते हैं। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, dB sin अल्फा एंड dB डैश sin अल्फा। ये कहां है, अलोंग PF। तो इनकी डायरेक्शन हमारे पास कैसी है, सेम। तो नेट जो हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लेके चलेंगे वो केवल किसकी वजह से होगा, जो कंपोनेंट किसका है, साइन थीटा का। क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम जाए तो जो dB डैश cos अल्फा और dB cos अल्फा है वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट। इसलिए क्या होगा, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो केवल हम किसका लेके चलेंगे, साइन वाले कंपोनेंट का। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमारा होगा वो क्या होगा, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इज इक्वल टू समेशन ऑफ dB sin अल्फा या फिर समेशन ऑफ dB डैश sin अल्फा। आप या तो dB sin अल्फा ले लें या फिर dB डैश sin अल्फा ले लें। अब इन दोनों को हमने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर देखेंगे, जैसे यहां पर एक पेयर बन गया dB डैश sin अल्फा dB sin अल्फा, उसी तरीके से तो डायरेक्शन जो है अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर जो डायरेक्शन है वो हमारे पास करंट की कहां पर है, इस तरफ, और यहां पर जो डायरेक्शन है करंट की वो कहां पर है, इस तरफ। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी हमारे पास, अपोजिट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को क्या कर देगा, यहां पर कैंसिल आउट। इसलिए हम केवल एक कंपोनेंट लेके चलेंगे, या तो dB डैश sin अल्फा या फिर क्या लेके चलेंगे, dB sin अल्फा। एज जो dB हमारे पास है उसकी वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ dB की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई sin अल्फा। अब आप फ्रॉम ट्रायंगल CPO, CPO ट्रायंगल से आप sin अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। sin अल्फा जो हमारे पास होगा, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो sin थीटा क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर जो हमारे पास परपेंडिकुलर है दैट इज इक्वल टू CO, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास कितना है, CP, दैट इज इक्वल टू r अपॉन में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। यहां आप sin अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। sin अल्फा की जो वैल्यू है वो आप रखते हैं तो रिजल्ट बचेगा आपके पास r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह आप r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ जो पावर है वो 1 है, यहाँ पर 1/2 है, बेसिस आपके सेम है तो पावर्स आपकी हो जाएंगी एड अप। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो कॉमन टर्म्स हमको बाहर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I मल्टीप्लाई r अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 समेशन ऑफ dl। अब जो dl है वो स्मॉल लेंथ है उन एलिमेंट की जिन एलिमेंट से मिलकर आपका करंट लूप बन रहा है, सर्कुलर करंट लूप। तो सर्कुलर करंट लूप की जो टोटल लेंथ हमारे पास होगी दैट विल बी इक्वल टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय I इंटू में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 इंटू में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई r। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल जाएगा 2 टाइम्स। रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट for magnetic field at the axis of a current carrying circular loop। किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए जो हमारे पास
मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होगी 3/2। अब हम बात करते हैं फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हमारे पास कोई n नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द एक्सिस ऑफ करंट लूप। अब इसमें कंडीशन आती है, केस फर्स्ट आएगा इसमें। फर्स्ट केस क्या है, इफ पॉइंट P lies at the center of coil। अगर जो पॉइंट P है वो कॉइल के सेंटर पे लाई करता है, दैट इज A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेंटर पे। अब पॉइंट P पर यहाँ पे लेके आएंगे तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फॉर्मूले में पहुंचते हैं तो A की जगह आप 0 लिखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। रिजल्ट बचेगा म्यू नॉट इंटू में n आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 r क्यूब, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट होएगा तो रिजल्ट बचेगा म्यू नॉट n आई अपॉन में 2r। अब ये जो रिजल्ट है जो हमने पिछली एप्लीकेशन करी थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये वाला इसी के रिजेंबल रिजल्ट है, क्योंकि आप कहां पर आ गए दोबारा से, करंट लूप के सेंटर पर ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लिखी है इस केस में, तो वही कंडीशन हमारे पास बन गई है। अगला जो केस हमारे पास आता है, अगला केस क्या है, नेक्स्ट कंडीशन आएगी कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या है, इफ पॉइंट P lies at very large distance from coil। जो करंट लूप है, अगर कॉइल वहां उस करंट लूप जो है उससे जो पॉइंट P है वो बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पर है, तो उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या होगी, दैट इज जो A है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इस तरीके से हमारे पास डायग्राम था, ये R था, ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस था वो कितना था हमारे पास A। तो अगर जो A है वो बहुत ज्यादा दूर चला जाए कॉइल के सेंटर से तो क्या होगा, A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट था कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसको आप नियरली क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर, बिकॉज ये वाली वैल्यू तो बहुत छोटी है तो इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, A स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वहां से हमारे पास जो कंडीशन बचेगी वो कंडीशन क्या आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू में I डिवाइडेड बाई 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट यहां पर था। अब अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट n इंटू में आई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से नीचे। पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, एरिया है किसका, सर्कुलर लूप का। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, म्यू नॉट एन आई इंटू में 2 मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। इस टर्म को आप किसके इक्वल ले सकते हैं, एक इक्वल, बिकॉज जो पॉइंट पे वो बहुत दूर है। तो रिजल्ट बचेगा म्यू नॉट 2 इंटू में म्यू नॉट एन आई ए अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर की पावर 3/2, 1/2 से 2 कैंसिल आउट होगा। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब। ये हमारे पास रिजल्ट है। अब यहां पर ये जो टर्म है आई इंटू में ए,
इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट इंटू में 2, या पूरी टर्म ही ले लो आप एन आई ए, दैट इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई 4 पाई ए क्यू। एम क्या है? एम जो है वो होता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई करंट इनटू में एरिया। तो इस फॉर्म में भी आप इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं, एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन दीज, उसी तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, किसी भी पॉइंट पर जो हमने कैलकुलेट किया। ये थी सेकंड एप्लीकेशन हमारे बायट-सैवर्ट्स लॉ की। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ में हमने बायट-सैवर्ट्स लॉ के स्टेटमेंट को पढ़ा, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को पढ़ा। मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ने के बाद हमने वहां पर उसकी दो एप्लीकेशंस पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो ये हमारे पास दो मेन एप्लीकेशंस हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ की, जिनका यूज हम करते हैं अपने कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। तो प्रॉपरली इस एप्लीकेशन को आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पुरानी वीडियोस को गो थ्रू करें और ध्यान से उनको देखें, जो बायट-सैवर्ट्स लॉ की है या उसकी जो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में भी मैंने जो पहली एप्लीकेशन थी इसकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, वहाँ पर ही मैंने दो पार्ट्स में उस एप्लीकेशन को डिवाइड किया है। एक पार्ट केवल हमारा बोर्ड लेवल का है, जनरल लेवल जो हमारे पास है उसका है, और दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा अपर लेवल का है, जहाँ से स्टैंडर्ड पेपर अगर सीबीएसई में कई बार सेट होता है तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। क्योंकि वो जो हमारे पास कंसेप्ट था, वो जो हमारे पास केसेस थे, वो 80s 90s में 2000 वाले टाइम में आपके नीट IIT में आए हुए, तो वहाँ से सीबीएसई क्वेश्चन पिक करता है, आप सभी को पता है। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, गुड बाय।